हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें ज्यादा कसा जा रहा है। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे लिए मानदंड जरा कठोर रखे जाते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे लिए वैसे तराजू में तोला जाता है जिसका और राजनीतिक दलों को और राजनेताओं के साथ कभी अवसर नहीं आता है, हमारे लिए आता है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और हम भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे कठोर से कठोर मानदंड से भी हर प्रकार से हमने खरे उतरना चाहिए। न उसके लिए शिकायत है, न उसके लिए कोई भय है। और मैं तो 14 साल बराबर तप करके निकला हुआ इंसान। नरेंद्र मोदी सरकार के 75 दिन के सफर और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर मुहर। भारत माता की। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक इन दो पैमानों पर चर्चा के साथ खत्म हो गई, लेकिन पार्टी के इस मंच से नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर फूंक दिया है जंग का बिगुल। चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में विजयी होने के बाद अब मोदी की निगाहें सूबों की सरकारों पर जा टिकी हैं। इस अहम मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की हरकत और नीयत पर सफाई पेश की, वहीं विपक्षी दलों को भी एक बार फिर ललकार दिया है। हवा के झोंकों से झुक जाना हमारी आदत नहीं हो सकती दोस्तों। हम कलियां नहीं हैं जो हवा के झोंके हमें झुका दे। हम एक विकसित वटवृक्ष है जो अनेकों को छाया देने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का रूप है। आने वाले 4 राज्यों के चुनाव की चर्चा हुई। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोदी ने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी साफ की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी इस पहली परीक्षा में भी पास हो सकेंगे। काफी समय तो मेरा सफाई में गया है, वर्क कल्चर बदलने में गया है। और शायद लोगों का आश्चर्य होगा कि चुनावी घोषणा पत्र के इतने सारे मुद्दे पहले ही बजट में आ जाएं और उसको लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति का पेंच, और क्यों कांग्रेस नरेंद्र मोदी को लेकर हो गई है बेहद तीखी और तेज। वो लोग जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, राष्ट्रवादी बातें करते हैं, वो उत्तर प्रदेश के अंदर आपस में लड़ा के, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, सांप्रदायिकता फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर आपके सामने है, किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। आप थोड़े दिनों के लिए सत्ता में जरूर आ सकते हैं, लेकिन क्या सत्ता में आने के लिए देश को आग लगा देंगे? यही देशभक्ति है। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है। और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। और शायद अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता, तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ होता। मैंने अमित भाई को बहुत निकट से देखा भी है, जाना भी है। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद में अमित शाह के अध्यक्ष पद पर मुहर लगने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने पार्टी और सरकार के हमसाया होने का ऐलान कर दिया है। वैसे भी अमित शाह को मोदी का हमसाया माना जाता है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को
अमित शाह ने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उछाल दिया है। विजय से हमारा अभियान समाप्त नहीं होता, विजय से हमारे अभियान की शुरुआत होती है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये न समझे कि भारत कांग्रेस मुक्त हो गया है। कई हिस्सों में पार्टी को मजबूत करना अभी बाकी है, पार्टी को पहुंचाना अभी बाकी है। 130 साल वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव अभियान में, इस चुनावी समर में 14 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। एक भी सांसद इन 14 राज्यों से कांग्रेस पार्टी का मित्र चुनकर नहीं आए। उनको बगैर उनसे मांगे उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि अब वो इस चीज को अच्छे से समझ लें कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले अब सत्ता में आ गए हैं और देश की जनता चाहती है कि वो सांप्रदायिकता मुक्त भारत को लेकर के आए। देश की जनता ये चाहती है कि वो महंगाई मुक्त भारत को लेकर के आए। देश की जनता ये चाहती है कि वो धार्मिक उन्माद मुक्त भारत को दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लेकर के आए। देश की जनता उनसे ये चाहती है, उनकी सरकार से ये चाहती है, और अब वो विपक्ष में नहीं है, पक्ष में है। लोगों को काम करके दिखाएं, और क्या काम उन्होंने 75 दिन में किया है, देश की जनता ये जानना चाहती है। दुर्भाग्य से इन दोनों जगहों के ऊपर वो विफल रहे। मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित शाह चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दांव पर लगी है मोदी की ही साख। कुछ महीने बाद ही देश के 4 अहम राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी की इस अग्नि परीक्षा की पूरी पड़ताल भी हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए चुप्पी के बाद क्या दिया है नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों के इल्जामों का जवाब। 60 दिन में इतना तेजी से चीजें बदलना शुरू हो जाए, मैं हैरान हूं। जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, और 60 दिन के अनुभव के बाद विश्वास दिलाता हूं कि हमारी दिशा सही है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कांग्रेस के हमलों की धार को कुंद करने की कोशिश की है, वहीं अमित शाह ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा एक बार फिर उछालकर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का पांसा फेंक दिया है। भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना और इस परिश्रम ही भारत को भाजपा युक्त बना सकता है। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अब मोदी की ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में लोगों की निगाहें अब इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी अपनी पहली परीक्षा में कितने नंबरों से पास होंगे। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। एबीपी न्यूज और नीलसन के ओपिनियन पोल के मुताबिक इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। एबीपी न्यूज और नीलसन के ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी और हरियाणा विकास कांग्रेस के गठबंधन को सबसे ज्यादा 56 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसमें से बीजेपी को 46 और एचजेसी को 10 सीटें मिल रही हैं। सत्ताधारी कांग्रेस को 13 और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी को 19 सीटें मिल सकती हैं। अगर हरियाणा में सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो भी बीजेपी को 43, एचजेसी को 3, कांग्रेस को 16, आईएनएलडी को 26 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी हरियाणा में नरेंद्र मोदी अपनी पहली परीक्षा में पास होते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे अहम राज्य महाराष्ट्र की तस्वीर भी हरियाणा की तरह ही नजर आ रही है। एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को सबसे ज्यादा 210 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसमें से बीजेपी को 122 और शिवसेना को 82 सीटें मिलने का अनुमान है। सत्ताधारी कांग्रेस को 32 और शरद पवार की एनसीपी को 23 सीटें मिल सकती हैं। यानी हरियाणा के अलावा दूसरे अहम राज्य महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। और ओपिनियन पोल के मुताबिक इन दोनों ही राज्यों के चुनाव में
मोदी अपनी पहली परीक्षा में डिस्टिंक्शन से पास होते नजर आ रहे हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में यही लोकसभा की हमारी ज्वलंत सफलता की नींव पर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार चारों राज्यों में बनाए, ये बहुत जरूरी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद अब कुछ सूबों में ही कांग्रेस की सरकारें बची हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार जैसे उत्तर भारतीय राज्यों से कांग्रेस पहले ही बाहर हो चुकी है और अब महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे कांग्रेस के गढ़ में भी उसे मिल रही है बीजेपी से कड़ी चुनौती। यही वजह है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अब बीजेपी को घेरने और नरेंद्र मोदी की जीत का सिलसिला रोकने के लिए प्रहार करना शुरू कर दिया है। जानबूझकर देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में नकली तरीके से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। ये देश को बांटने, भाई भाई को लड़ाने की साजिश है ताकि असली दुश्मन असमानता, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ लोग एकजुट न हों। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने और बांटने वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि उनके सियासी सेकुलरिज्म का सूपड़ा साफ हो चुका है और ऐसे सियासी सेकुलरिज्म के एक्सपायर फार्मूले को वो अपनाना बंद करें, आत्मचिंतन करें और बेहतर तरीके से राजनीतिक अपनी पार्टी की राजनीतिक दिशा तय करें। अगर ये इसी तरह का अहंकार और अराजकता वो कायम रखेंगे तो उससे उनको फायदा होने वाला नहीं है। कहीं न कहीं से कोशिश हो रही इंजीनियर कराने की, कहीं न कहीं से कोशिश है कि कैसे दंगे भड़काए जाए, कैसे लोगों को आपस में बांटा जाए। तो ये कोशिश बहुत चल रही है। जगह जगह छोटी छोटी बातों पे लोगों को भड़काना, दंगे कराना, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और ये सब विधानसभा के चुनाव आगे देख के ये किया जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सांप्रदायिकता के मुद्दे को लेकर सीधा नरेंद्र मोदी पर वार किया है। कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिकता के मुद्दे पर घेरती रही हैं। यूपी के हालात को लेकर विरोधी काफी दिनों से नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन लंबी खामोशी के बाद बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोदी ने इसका भी तीखा जवाब दिया है। हिंदुस्तान में जो कुछ छोटी मोटी घटनाएं घट रही है, हिंसा की किसी भी घटना को भारतीय जनता पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा ये विकास की पूर्व शर्त होती है और उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इतने घोर पराजय के बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति की पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, वे समाज के ताने बाने को बिखेरने में लगे रहे हैं। ऐसे समय देश की एकता, समाज की एकता, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने विशेष रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी। ये मेरा आपसे आग्रह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व व्यापार संगठन का हवाला देकर भी कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। मोदी का वो भाषण भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि आखिर विश्व व्यापार संगठन से मोदी सरकार की क्यों ठन गई है और क्यों WTO को भारत ने चुनौती दी है। दरअसल WTO की बैठक में व्यापार को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए एक समझौता दुनिया भर के देशों ने किया था, लेकिन भारत ने इस व्यापार सुगमता समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस समझौते का फायदा भारत को भी मिलता, फिर भी मोदी सरकार ने इसका विरोध किया है। दरअसल इसकी जड़ में किसानों के हित और किसान वोट बैंक की राजनीति दोनों ही शामिल हैं। WTO के नियम कहते हैं कि कोई भी देश कुल अनाज उत्पादन की कीमत का 10% ही सब्सिडी के तौर पर किसानों को दे सकता है। WTO ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि भारत जैसा कोई बड़ा देश किसानों के लिए ऊंचे दर की MSP रखकर अनाज का मूल्य इतना ज्यादा ना बढ़ा दे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज के दाम बढ़ जाएं। श्रेय और प्रेय में से चुनना था। जो प्रिय है वो चुनेगे, जो श्रेयस्कर है वो चुने, और आखिरकार इस सरकार ने समझदारी के साथ श्रेय का रास्ता चुना है, प्रेय का रास्ता नहीं चुना। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को आंख दिखाने के लिए नहीं, लेकिन गरीब देश के गरीबों की चिंता करने के लिए।
और जो लोग पूरे चुनाव में फूड सिक्योरिटी बिल के नाम पर वोट मांगते रहे, उन्होंने गरीब को फूड न मिले ऐसा निर्णय WTO में साइन कर दिया था। ये हैरानी की बात है। और इसलिए भाइयों बहनों, विश्व में गौरवगान हो उसकी चिंता छोड़ करके भारत के गरीब का कल्याण हो इसका मार्ग चुनने का प्रयास किया है। दरअसल मोदी सरकार ने किसानों को उत्पादन की लागत से 50% ज्यादा का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP देने का वायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया है। अगर भारत WTO की शर्त मान लेता है तो मोदी अपने वायदे को जाहिर है कि पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने भाषण में मोदी ने विश्व व्यापार संगठन और अमेरिका को लेकर अपनी नीति और नीयत साफ करने की कोशिश की, क्योंकि उनके सामने देश में विधानसभा चुनाव की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। ABP न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र और हरियाणा में नरेंद्र मोदी अपनी पहली परीक्षा में पास होते नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में कभी राजनीतिक दुश्मन रहे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने अब मोदी के खिलाफ हाथ मिला लिया है। और यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है बिहार। चुनावी गठबंधन भी बनते हैं सिद्धांतों के आधार पर, सिद्धांतों की साम्यता के आधार पर, विचार की साम्यता के आधार पर। कल तक घोर विरोधी रहने वाले लालू और नीतीश बाहों में बाह डालकर बिहार की जनता के सामने जाते हैं, तब उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। यह पवित्र गठबंधन है। ताकत मतों की युति से नहीं होती, ताकत पार्टी के सिद्धांतों में होती है, ताकत पार्टी के संगठन में होती है, और विजय पार्टी का संगठन पाता है, मतों का योग नहीं पाता। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाने के लिए बिहार यूनिट आज से ही कमर कस ले। जो कह रहे हैं कि नया गठबंधन बना है, तो मैं ये कह दूं कि सब जनता परिवार के लोग रहे हैं। ये लोग तो कभी भारत के तोरक लोग रहे हैं। देश की आज़ादी लड़ रहे थे तो RSS के लोगों ने देश की आज़ादी में अंग्रेजों के मदद करने में लगे थे, और जब देश की आज़ादी हो गई उसके बाद गांधी की हत्या करने में लोग लगे हुए थे, और जब गांधी की हत्या हो गई उसके बाद जब दूसरी आज़ादी थी तो JP को भी भ्रमित करने का काम किए। तो ये लोग तो समाजवादी आंदोलन के और गरीबों के सीधे सीधे विरोधी। ये तो खुद बड़े घरानों के गोद में बैठ करके लोरिया सुनने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की ये पहली बैठक है जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के काम और चुनावी वायदों को लेकर जहां सफाई पेश की, वहीं विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी को दिया एक नया मंत्र। मोदी का वो मंत्र भी हम आपको सुनाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए बीजेपी का कांग्रेस पर एक और नया वार। हम लोगों ने एक शासन आरंभ किया है उस निराशा के माहौल को बदलते वक्त, लेकिन खेद केवल एक बात का है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उसकी नीतियां इस देश पर बोझ बन चुकी थी। इट वॉज अ लाइबिलिटी ऑन दिस कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी। आज विपक्ष में रहकर भी वो वही भूमिका निभाना चाहते हैं कि कहां कहां देश तीव्र प्रगति ना कर पाए, उसको रोका जा सके। एनडीए को केवल रुकावटें हम लोगों ने पैदा करनी है। हाल में पिछले एक सप्ताह में जो उनकी नीतियां स्पष्ट होकर आ रही हैं, उससे केवल यही दिशा लगती है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी ने जो कामयाबी हासिल की थी, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी विधानसभा चुनाव में वैसी ही कामयाबी पार्टी को दिला सकेगी? क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी मोदी के अश्वमेध को रोक सकेगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। अब चलते चलते आपको सुनाते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या दिया है नया मंत्र। आचार्य विनोबा जी भी कहते थे, असरकारी असरकारी, यानी गैर सरकारी कभी कभी ज्यादा प्रभावी होता है। क्या हम संगठन को यह आदत डाल सकते हैं क्या? हर वर्ष एक सामाजिक विषय
जो राष्ट्र हित की तराजू पर तोला जाए, जन कल्याण के काम आए, और ऐसी चीजें खोजी जाती। कभी पानी बचाने का अभियान ले सकते हैं, कभी बच्चियों को शिक्षा देने का अभियान ले सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी एक नई पहचान इसके साथ, और उसके कारण समाज में भी अपनी जड़ें जमाने के लिए बहुत सुविधा बढ़ती है।